जी डायग्राम नजर आ रही है आपको? जी सर नजर आ रही। चले मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सेम टाइम स्पेन ले लेता हूँ पहले। अब बोल तो टाइम यहाँ पे सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंस्टेंटेनियस, हम यहाँ पे ई की जगह इंस्टेंटेनियस ले लेते हैं, तो दोनों का टाइम जो है तकरीबन सेम होगा। ओके, ये दोनों एक ही लोकेशन के ऊपर है, तो यानी कि उसके दरमियान जो टाइम करंट का जो डिफरेंस है वो इम्पिडेंस से डिफर नहीं कर रहा, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड वो सेम ही डिटेक्ट करेगा। अब हमने सिर्फ जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास अपस्ट्रीम की जो वैल्यू है, ये मैं दोबारा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, जैसे इनकमिंग यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 11.2 और यहाँ मैं सेट करता हूँ 10.1। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है, इट मूव ओवर हेयर, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो थ्योरेटिकली हमने इसको ट्रिप करवाना है, इसको नहीं। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है इस मामलात में, तो ये पहले ट्रिप कर जाएगा और ये ट्रिप नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग ट्रिपिंग हो जाएगी। तो लेट्स अज्यूम अगर मैं एग्जांपल 12.1 एम्पेयर लेता हूं, यानी कि मैं 12 एम्पेयर ले लेता हूं कंडीशन के तहत, अगर सिर्फ इस कंडीशन को हम कंसीडर करें, तो मेरा जो करंट आएगा वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा। सो फॉर द फॉल्ट ओवर हियर, दिस रिले विल ट्रिप फर्स्ट एंड देन इट विल ट्रिप। ओके, तो ये चीजें हमारे पास कोऑर्डिनेशन हमारी सही मैच नहीं करती। तो इस सूरत में हम एक और कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं कि अगर हमारे पास बस बार में कोई इम्पिडेंस नहीं है, तो जो इनकमिंग फीडर है वो तकरीबन 90% लेस, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू जो है जो आउटगोइंग फीडर है उसकी वैल्यू 90% लेस होनी चाहिए जो आपका इनकमिंग फीडर है। तो इनकमिंग फीडर में ऑब्वियसली हमने ये ES फंक्शन तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि साथ में इस इंस्टेंटेनियस करंट के बजाय टाइम का भी डिफरेंस हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास एडवांटेज था कि हमने 40 मिली सेकेंड का जो टाइम हमने सेट किया, 60 मिली सेकेंड का जो भी अब देखेंगे, वो उसका भी शिफ्ट हमने दिया और करंट के मैग्नीट्यूड में भी हमने इसको शिफ्ट देना है। ठीक हो गया, तो वो हमारे पास सेटिंग वैल्यू थी 11.2 किलो एम्स की, उसका हमने 90% ले लिया, तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आई कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है जो आउटगोइंग फीडर है उसकी उसकी वैल्यू लेस देन 10.1 किलो एम्स होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसके तहत हमारे पास क्या सेटिंग आ जाएगी? लेट्स अज्यूम वी टेक 7.5 किलो एम्स। 5.7 किलो एम्स पे जो करंट की ट्रांसफार्मर रेशियो के साथ 630 एम्पेयर्स का हमने सर्किट ब्रेकर चूज किया था, तो इसके पैरामीटर आते हैं 11.9 थ्योरेटिकल वैल्यू, तो हम x की वैल्यू ले लेते हैं 12 राउंड ऑफ करके, तो उसके ऊपर जो हमारे पास करंट है वो 7560 एम्पेयर है। तो अब हम इसमें सब ट्रांजिएंट जो करंट है उसकी कंडीशन भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो 5.3 किलो एम से ज्यादा है, तो ठीक है, यस, दिस मींस कि अगर हमारे पास बस नंबर K1 के ऊपर फॉल्ट आता है, यहाँ पे फॉल्ट आता है, तो इस सूरत में जब मोटर का ट्रांजिएंट करंट भी फ्लो होगा उससे इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे ये होगा कि यहाँ पे बेसिकली फॉल्ट की वजह से नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं फॉल्ट करंट को प्लस द मोटर स्टार्टअप। जब स्विच ओवर होगा, यहाँ पे जब स्विच ओवर होगा बस कपलर के थ्रू, तो उस सूरत में यहाँ पे जो ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगा वो 5.3 या 6 किलो एम्स फ्लो होगा, तो उसके ऊपर ये ट्रिप नहीं करना चाहिए इंस्टेंटेनियस के ऊपर, क्योंकि हम वहां पे टाइम ग्रेडिंग नहीं कर सकते। बात समझ आई? देखें, आई जो EI है उसमें हम टाइम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस कंडीशन कि हम 60 मिली सेकेंड का डिले उसमें दें ताकि ट्रांजिएंट टाइम करंट जो है वो वेव ऑफ हो जाए, वो हम कंडीशन नहीं दे सकते। तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि ये जो करंट है वो इस करंट से बड़ी वैल्यू सेट हो,
ताकि हमारा जो रिले है वो ट्रिप ना करे। तो जो हमने यहाँ पे इंश्योर करा दिया कि 7.6 एम्पेयर आएगा, हमारी सेटिंग है। अगर 5.3 किलो एम्स सब ट्रांजिएंट करंट आता है मोटर का, तो वो उस पर ट्रिप नहीं करेगा। सो आवर रिक्वायरमेंट इज मेट। तो अगर जो इसी रिले की ES वैल्यू जो है, अगर उसको सेट करना है, तो उस सूरत में हमारा जो करंट की सेटिंग है उसमें सब ट्रांजिएंट करंट से वो कम है, लेकिन वहां पे हमें टाइम ग्रेडिंग के तहत इसको बाईपास करना है। ठीक हो गया। तो एट द एंड थोड़ी सी कर्व्स अगर यहाँ पे देख लें, उसको समराइज किया गया है। ये हमारे पास ट्रिपिंग कर्व है। जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो 7.5 किलो एम्स है। इसमें हमारे पास जो पीक करंट आएगा सब ट्रांजिएंट करंट वो 5.3 किलो एम्स है, जिसका मतलब ये ट्रिप नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास जो एस फंक्शन है वो 3.6 के एम्पेयर आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो सब ट्रांजिएंट करंट है वो इससे बड़ा है, बट वी हैव टू इंश्योर विद द टाइम ग्रेडिंग। तो हमने इस कर्व को ऊपर मूव किया ताकि ये नॉन ट्रिपिंग एरिया बन जाए। हमने कैलकुलेट किया अप टू 60 मिली सेकेंड जो है वो ट्रांजिएंट करंट एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको बाईपास कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक रीजन आता है, जो पीक करंट है वो 2.9 किलो एम्स है, यानी कि 1.3 टाइम्स ऑफ द पीक करंट। ठीक है, यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि कापा को हमने कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे हमने स्टार्टअप रेशियो और रेटेड करंट ऑफ द मोटर चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर दें, तो वो तकरीबन 2.9 किलो एम्स आता है, जो कि 3.6 किलो एम्स से कम है। तो यानी कि जो सब ट्रांजिएंट करंट पास होने के बाद ट्रांजिएंट या स्टडी स्टेट करंट करेंगे, स्टार्टअप स्टडी स्टेट करंट करेंगे, तो वो भी हमें ट्रिप नहीं कराएगा, यानी कि अप टू 5 सेकेंड ये करंट फ्लो करेगा। तो वी हैव सम मार्जिन एट सम लेवल, यानी कि भी ओवरलोडिंग कंडीशन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो वी हैव सम मार्जिन के मोटर जो है हमारी इंटरप्ट नहीं करेगी। ओके, तो ओवरलोडिंग कंडीशन भी हमारे पास आ सकती है। फॉर एग्जांपल ओवरलोड अगर कंडीशन अगर सेट करना है, वी कैन एक्सटेंड दैट। ठीक है, सो वी कैन सेट द ओवरलोडिंग कंडीशन एज वेल। ओवरलोडिंग कंडीशन जो आपका रेटेड करंट होता है उससे ज्यादा होती है, यानी कि आप उसमें स्टार्टअप करंट को भी कंसिडर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2.9 किलो एम्स, यानी कि क्वेश्चन ये आपके यहाँ पे ये है कि 2.9 किलो एम्स कितना टाइम वो गुजारे जिसके बाद ये ट्रिप कर जाए, यानी कि ओवरलोडिंग हम उसको ट्रिप करें। तो नॉर्मली आप उसको मोर देन 10 सेकेंड, मोर देन 10 सेकेंड या मोर देन 20-30 सेकेंड, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्टार्टअप करंट का टाइम है वो 5 सेकेंड अगर नॉर्मल मोटर्स में होता है, तो आपने उसको बाईपास करना होता है। अगर लोड बहुत कंटिन्यूस है इस मोटर के ऊपर, यानी जाम हो रही है, तो वी हैव टू सी के कितने टाइम के ऊपर हम उसको ट्रिप कर सकते हैं। 10 सेकेंड वुड बी सफिशिएंट एज वेल, क्योंकि हम मोटर को कभी भी ओवरलोड कंडीशन में कंटिन्यूस टाइम के लिए ऑपरेट नहीं करते। इसके कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम देख लेंगे बाद में कभी क्या है। तो नॉर्मल अगर आप 10 सेकेंड या 20 सेकेंड रखें, तो दैट वुड बी इनफ टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो मोटर है वो ओवरलोड हो रही है कि नहीं हो रही है। सो वी कैन यूज दिस कर्व टू प्रोटेक्ट द ओवरलोडिंग। जी, बात समझ आ गई? जी सही है, समझ आ गया। ऑलराइट, टाइम ब्रेकिंग टाइम यहाँ देख लें, हमने अब डिफरेंट टाइमिंग सेट की थी, अब हम टोटल ब्रेकिंग टाइम निकाल लेंगे। सेटिंग टाइम नहीं है, ये टोटल ब्रेकिंग टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिटेक्ट करना है कि हमने जो सेटिंग की है टाइम सेटिंग के साथ, और मतलब जो मैकेनिकल ब्रेकिंग टाइम है सारा, वो हमने ये देखना है कि वो तमाम इंश्योर कर रहा है उसको टोटल टाइम कितना लगेगा एक ब्रेकर को ट्रिप करने में। तो इसके 3 पार्ट हैं यहाँ पे लिखे हुए। ऑब्वियसली इसमें जो डिटेल थे आर्किंग टाइम वगैरह वो इसमें शामिल है। एक है प्रोसेसिंग टाइम, एक टाइम ग्रेडिंग सेटिंग है, और एक हमारे पास ब्रेकर टाइम है। ये हमारे पास रेस्पॉन्स टाइम है जो कि फिक्स होता है, जो हम चेंज नहीं कर सकते। टीवी जो है हमारे पास, इसका मतलब डिले टाइम्स एडजस्टेबल है, प्लस जो जोन सेलेक्टिविटी टाइम है 40 मिली सेकेंड,
जो हम नॉन एडजस्टेबल टाइम है। ठीक है, दोनों में से एक है। अच्छा, अब इसमें ये है हमारे पास, ये मिनिमम हमने सेट करना होता है 40 मिली सेकेंड। फिर हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग टाइम ब्रेकर के आर्किंग टाइम को मिला के दैट इज 40 मिली सेकेंड है। ठीक हो गया। अच्छा, जो इनकमिंग फीडर है हमारे पास, इनकमिंग फीडर ELSI, उसमें हमारे पास जो टोटल ब्रेकिंग टाइम कितना निकलेगा, एक तो हमारे पास निकलेगा 10 मिली सेकेंड, यहाँ पे 10 मिली सेकेंड लिया स्टार्टअप करंट, मैं सॉरी आपको 40 मिली सेकेंड क्या था, ये 10 मिली सेकेंड होता है अमूमन। ठीक हो गया। इसके बाद टाइम ग्रेडिंग जो 40 मिली सेकेंड का जो एडजस्टेबल टाइम है, और हमारे पास मैकेनिकल टाइम यहाँ पे आ जाता है 40 मिली सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 80 मिली सेकेंड का ब्रेकर को ट्रिप करने में लगेगा। जो आउटगोइंग फीडर है उसमें अगर फॉल्ट K3 के ऊपर है या K1 के ऊपर है, तो उस सूरत में जो ALS जो है मोटर के ऊपर जो हमने ब्रेकर लगाया है उसका टाइम कितना है, एक तो 10 मिली सेकेंड K3 के ऊपर, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम, प्लस 60 मिली सेकेंड जो आपका सब ट्रांजिएंट टाइम वगैरह जो आपने सेट की है वो जो बाईपास करने के लिए, प्लस ब्रेकर का टाइम जो 40 मिली सेकेंड है। तो ये जो पूरा ब्रेकर है वो ट्रिप करेगा 110 मिली सेकेंड के अंदर। ओके, और जो K1 के ऊपर फॉल्ट आएगा उससे ही हमें पता चलेगा कि 10 मिली सेकेंड इसका प्रोसेसिंग टाइम है, 10 मिली सेकेंड जो इसका एडजस्टेबल टाइम डिले है, ठीक है, और ब्रेकर का टाइम है 40 मिली सेकेंड। तो ये तकरीबन ट्रिप करेगा 60 मिली सेकेंड में, टोटल ट्रिप कर जाएगा। तो अगर आप ये देखें तो टाइम ग्रेडिंग इंश्योर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, K1 फॉल्ट के ऊपर 60 मिली सेकेंड है, फास्ट है। ये उससे थोड़ा सा स्लो है 80 मिली सेकेंड, और ये हमारे पास 110 मिली सेकेंड जो कि फार एंड के केबल के एंड के ऊपर या मोटर के ऊपर अगर फॉल्ट आता है तो उसके ऊपर है। इस चीज को आगे भी देखें कि इसमें हमारे पास जोन सिलेक्टिविटी भी इसमें इंश्योर हो रही है जो कि ये बताएगी कि ब्रेकर्स जो है वो ट्रिप ना करें। ठीक है, तो ये था आज का न्यूमेरिकल जिसमें हमने ये चीज नोट की कि सर्किट ब्रेकर्स को हम किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं फ्यूज के साथ, और फ्यूज अगर जस्टिफाइबल ना हो, मतलब वहाँ पे टाइम ग्रेडिंग नहीं हो रही है, तो हम वहाँ पे न्यू रिले किस तरीके से सेट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि जो आज की जो वीडियो है और जो पिछले वीक की जो वीडियो है जिसमें दोनों न्यूमेरिकल हमने परफॉर्म किए थे वो तो अपलोड हो जाएंगे, लेकिन साथ में मैं आसम के 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं जो एक आसम की यूजर गाइड है जहाँ पे उन्होंने अपने उसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वो मेथड नहीं है जो मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसमें उन्होंने 3-4 जो सर्किट्स हैं उनके ऊपर प्रोटेक्शन रिले सेटिंग की है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सर। अब आपको जो भी नॉलेज मैंने आपको दी है, जो बेसिक आपको समझ आ रही है बातें, प्लस जो एडिशनल वहाँ पे जो बातें बताएंगे वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है, इतना इतना डिफरेंस नहीं हो, थोड़ा सा उनकी स्ट्रेटेजी जो होती है सेटिंग की वो डिफरेंट होगी थोड़ी सी, तो वो आप देखें, उसको पढ़ें। ठीक है, उसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आप मुझे जो है करके जमा कराएंगे, दैट विल बी योर सेकंड असाइनमेंट। वो असाइनमेंट ऑलरेडी, मतलब वो न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व्ड है, वहाँ पे डिफरेंट तरीके से सॉल्व हुए हैं, आपने उसको दोबारा लिखना है और समझ के अपने अल्फाज में, मुझे कॉपी पेस्ट वहाँ का नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन। ठीक है, तो उसके 2-3 न्यूमेरिकल्स जो हैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप डिटेल में मुझे जमा कराएंगे, दैट विल बी योर सेकंड असाइनमेंट। ये मैं आपको असाइनमेंट्स के सेक्शन में भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है सर।